दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय मैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। जैसा कि अब की बार कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होता था वो आपका नंबर 50 और 20 में डिवाइड हो गया है। यानी कि 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर आपका ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, यानी ओएमआर पे वो आंसर आपको करने होंगे। और जो शेष 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो आपका लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में बटा होगा। ठीक है, तो मैं इस समय जो आपको वीडियो दे रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मॉक टेस्ट को लेकर के वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही ये मॉक टेस्ट यानी कि जो ओएमआर बेस आपका एग्जाम होने वाला है उसके सारे क्वेश्चन अगर हम देख लेंगे उसके बाद हम थ्योरी पर चर्चा करेंगे, यानी आपके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मनुष्य में वृक्क तंत्र जो भाग है वो किससे संबंधित है, यानी कि जो मनुष्य में किडनी होती है वो किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है यहाँ पर। जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यानी कि मनुष्य में वृक्क तंत्र यानी वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है वो आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा भी गया है, यानी कि 2019 और 20 में भी आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, यानी किडनी जो है किससे संबंधित होती है, हमारी उत्सर्जन से तंत्र से संबंधित होती है। किससे? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाद में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जाइलम का जो कार्य होता है, मुख्य कार्य जाइलम का क्या होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम दो संवहन ऊतक होते हैं। किसके होते हैं? ये पौधे में होते हैं दो संवहन ऊतक, जो कि जाइलम जो कार्य करता है वो होता है उसका जल और खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है, और जबकि दूसरा जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का कार्य होता है कि जो पत्तियों में भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ बनता है उसको पौधे के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का कार्य जो है फ्लोएम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाइलम का कार्य पूछा गया है, तो जाइलम का कार्य क्या है? यहाँ पर जल का वहन। ठीक है, तो जल का वहन जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। चूंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, दोबारा आपका रिपीट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, या ये सभी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही सही है, यानी कि ये सभी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यानी पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है, यह क्रिया होती है, किसमें होती है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा थ्योरी में, क्योंकि यहाँ पे मैं थ्योरी आपको नहीं करवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं डीपली लेकर नहीं चलूंगा, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं देख लेता हूँ। क्योंकि जो ऊर्जा रिलेटेड शब्द आया है तो ऊर्जा आपकी जो पावर हाउस होता है, कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम अ, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस। तो ये जो आपका सही आंसर होगा, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया, तो जाहिर सी बात है आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे होते हैं वो भोजन कहाँ बनाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जड़ में बनाते हैं, पत्ती में बनाएंगे, तने में बनाएंगे या फूल में बनाएंगे।
तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से आपको बताना है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही होगा वो होगा पत्ती में। यानी कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं और वो होता है पत्तियों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है, वो उसमें जो गैस निकलेगी यानी ऑक्सीजन गैस जो मुक्त होगी वातावरण में, वो किससे बनती है गैस? ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा है जल से, तीसरा है वायु से और चौथा है पर्णहरित के विघटन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जल से। यानी कि जल से जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश अभिक्रिया होती है, जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हरित लवक के ग्रेना में, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम में और चौथा ऑप्शन है आपका हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा सही वो आपको बताना है। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश अपक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रकाश अपक्रिया होती है वो होती है आपके हरित लवक के ग्रेना में। ठीक है, और जो अंधकार अपक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अंधकार अपक्रिया होती है, वो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसी से रिलेटेड हैं, तो ध्यान में रखिएगा। प्रकाश अपक्रिया किसमें होगी? ग्रेना में होगी, और अंधकार अपक्रिया जो हरित लवक के स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है। कौन सा अंतिम उत्पाद है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होगी उसमें अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? ठीक है, प्रोटीन, मंड, वसा और खनिज लवण। तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा मंड। ठीक है, मंड इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारा श्वसन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है वाष्पोत्सर्जन और डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमारा सही है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो हैं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और ऑक्सीजन वातावरण में जब जाती है तो प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रचलित रूप में ऊर्जा ग्रह कहलाता है। जैसा अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही था कि पावर हाउस जो है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, यानी ऊर्जा ग्रह। तो यहाँ पर वह क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि आपका जो है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। यानी आहार नाल जो है उसके पेशीय संकुचन को क्या कहा जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका पाचन, दूसरा है क्रमांकुचन, तीसरा है परिसंचरण और चौथा है अवशोषण। तो इनमें से आपको बताना है। तो आहार नाल के पेशी संकुचन को जो होगा इसका आंसर रहेगा क्रमांकुचन। ठीक है, क्या रहेगा? क्रमांकुचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी तथा NADP/2H का निर्माण होता है, किसमें होगा ये आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पैराक्सीसोम्स में या लाइसोसोम्स में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हमारे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जठर रस स्रावित होता है। ठीक है,
कौन सा रस? जठर रस स्रावित होता है। किसमें स्रावित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है अग्नाशय में, दूसरा है पित्ताशय में, तीसरा है आमाशय में और चौथा है यकृत में। ठीक है, तो जठर रस जो बनता है वो हमारे आमाशय में बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा, कौन सा रहेगा? आमाशय रहेगा। ठीक है, तो आंसर को हम टिक करते हैं आमाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जठर रस में निम्नलिखित में से एक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जठर रस में निम्नलिखित में से एक नहीं पाया जाता है, वो आपको बताना है। पेप्सिन नहीं पाया जाएगा, कि रेनिन नहीं पाया जाएगा, कि ट्रिप्सिन नहीं पाया जाएगा, कि जठर लाइपेज नहीं पाया जाता है। तो बता दें आपको कि जठर रस में निम्नलिखित में से जो है वो ट्रिप्सिन है जो नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं पाया जाएगा? ट्रिप्सिन जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज जो एंजाइम है वो क्रिया करता है, किस पर क्रिया करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। प्रोटीन्स पर क्रिया करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स पर करेगा, वसा पर करेगा, कि लवणों पर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है एमाइलेज जो है एंजाइम वो कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है वो पाचन में सहायता करता है। ठीक है, किसमें, किसके पाचन में सहायता करता है वो आपको बताना है। कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में करेगा, वसा के पाचन में करेगा, कि प्रोटीन और वसा दोनों के पाचन में करेगा। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, इसलिए आपका जो आंसर है वो है प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, प्रोटीन आपका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम? स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रोटीन पर क्रिया करता है, स्टार्च पर क्रिया करेगा, वसा पर करेगा, कि लवणों पर करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वसा पर। ठीक है, तो वसा आपका आंसर सही है। देखिए पहले अभी हमने देखा ट्रिप्सिन किसमें, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, और स्टेप्सिन एंजाइम जो क्रिया करता है वो वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो आपको बताना है। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, जैसा कि टाइलिन दिया हुआ है, लाइसोजाइम दिया हुआ है, पेप्सिन दिया हुआ है, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर सही है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ टाइलिन, यानी टाइलिन जो एंजाइम है वो मनुष्य की लार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न ये हूँ जो आप कर रहे हैं, तो अगर आपका डीपली अतिलघु लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी आपके कंप्लीट हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी आएंगे ओएमआर बेस वो सारे आपके क्लियर होंगे। अगर थ्योरी आपको आपने पढ़ी है तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो अतिलघुत्री या लघुत्री या दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है तो उनको जरूर एक बार देख लीजिए, और उसके अंदर जो डीपली है पढ़ने वाला या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को भी आप एक बार अलग से नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा आंसर है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न का, तो आप पेंसिल लेके साथ में रखिए। ठीक है, और पेंसिल जब रखेंगे साथ में तो जो पढ़ेंगे आप तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर किसी क्वेश्चन से निकाल करके भी वो एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो इसलिए अब मेरा निवेदन यही है आप सभी लोगों से तैयारी के लिए कि अधिक से अधिक अच्छी तैयारी आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप डीपली पढ़िए उसको, और उसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें भूमिका निभाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हीमोग्लोबिन जो है उत्सर्जन में भूमिका निभाता है, कि शोषण में निभाता है, कि पाचन में, कि वृद्धि में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पाया जाता है? आपके ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है? वो लाल रंग का होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है ऊर्जा की मुद्रा है। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ऊर्जा की मुद्रा डीएनए है, आरएनए है, एटीपी है या क्लोरोफिल है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ऊर्जा की मुद्रा है वो है आपका एटीपी। कौन सा है? एटीपी। ठीक है, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर जो है एटीपी रहेगा, एटीपी। ठीक है, एटीपी। और दूसरा होता है एक एडीपी। क्या होता है? एडीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जैसा कि आपको बता दें कि एटीपी जो होता है, एटीपी, ठीक है, जब ऊर्जा हमारे अंदर स्टोर होती है तो वो एटीपी के रूप में ही स्टोर होती है। ठीक है, और जैसे ही किसी कार्य में हम यहाँ से ऊर्जा को निकलती है हमारे शरीर से, एटीपी से, तो ये जो एटीपी होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एडीपी में, ए डी और पी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, एनर्जी वाला कुछ लेते हैं शरीर में, तो जैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है और वो एटीपी के रूप में फिर जो है इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरह से एटीपी जो है ऊर्जा को देता रहता है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है ये आपको बताना है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, राइबोसोम में संपन्न होगी, कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, कि अंतः द्रव्यी जालिका में होगी। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो वो आपकी संपन्न होती है किसमें? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, यानी ए आंसर आपका सही है। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बताते ही चलता हूं कि जो आपके ये बहुकल्पीय प्रश्न है, इनकी एक श्रृंखला जब पूरी हो जाएगी तो इसके बाद हम डीपली कुछ बड़े आंसर पर चर्चा करेंगे, और जिसमें से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी यानी फुसफुस जो होती है, शिरा खुलती है, किसमें खुलती है ये आपको बताना है, या रुधिर लाती है। ठीक है, तो जो फुसफुस सिरा होती है या पल्मोनरी शिरा इसको बोलेंगे, तो वो बाएं अलिंद में आपका जो है वो खुलती है। ठीक है, बाएं अलिंद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों से शुद्ध रक्त किसमें आता है? फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त किसमें आएगा वो आपको बताना है। बाएं अलिंद में आएगा, दाएं अलिंद में आएगा, बाएं निलय में आएगा या दाएं निलय में आएगा। ठीक है, तो जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है वो आपका बाएं अलिंद में आता है। किसमें आएगा? बाएं अलिंद। आपका ए आंसर सही है। ठीक है, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पे दिए भी गए हैं, यानी ये क्वेश्चन आपका 17 और 18 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वही आपको हम यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2014 और 18 में भी पूछा गया है ये। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, यानी जो प्योर ब्लड होता है आपका, वो शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाएगा? ठीक है, हार्ट से कौन ले जाता है प्यूरिफाई जो ब्लड होता है? तो वो ले जाएगा, शिराएं ले जाएंगी, महाशिरा ले जाएगी, दायानीला ले जाएगा या महाधमनी ले जाएगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा महाधमनी आंसर। ठीक है, तो महाधमनी इसका आंसर सही है, यानी डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फुसफुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुसफुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, कहाँ चला जाता है ये आपको बताना है, कि फेफड़ों में चला जाएगा, ठीक है, या हृदय में जाएगा, या शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में जाएगा, या दाएं अलिंद में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है फेफड़ों में। फुसफुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर जो है वो फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में क्यों जाता है? शुद्ध होने के लिए, यानी कि फेफड़ों में जो हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन फेफड़ों में मिल जाती है, फेफड़ों में जाकर के ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड जो है प्योरीफाई होकर के पूरे शरीर में फिर पहुंचा दिया जाता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड प्यूरिफाई की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किसमें होता है ये आपको बताना है। 4 आंसर जो हैं वो दिए गए यहाँ पर हैं। पहला है सुक्रोज के रूप में, दूसरा है प्रोटीन के रूप में, तीसरा है हार्मोन्स के रूप में, और चौथा है वसा के रूप में। ठीक है, तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण
जो होता है वो होता है आपका किसमें, आपका रहेगा सुक्रोज के रूप में। ठीक है, सुक्रोज के रूप में जो है भोजन का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है किसके द्वारा होता है, जैसा कि क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है जड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, जड़ों के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो जड़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर और भी दिया है, यानी तने द्वारा, पत्तियों द्वारा पूछा गया है या इनमें से कोई नहीं है। तो जड़ों के द्वारा आपको पता है कि खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जाइलम और फ्लोएम दो संवहन होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी कार्य बताया है कि जाइलम का कार्य है जल और खनिज लवणों के अवशोषण का रहता है, और दूसरा फ्लोएम का जो कार्य होता है कि भोजन जो बनता है, तो भोजन पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, वो आपका करेगा फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिया द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, किस क्रिया के द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए जो क्रिया होती है वो होती है आपकी रसारोहण की क्रिया बोलते हैं उसको, यानी इसका आंसर जो रहेगा वो रसारोहण रहेगा। पहला ऑप्शन है आपका वाष्पोत्सर्जन दिया हुआ है चूंकि यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आसन रसारोहण है, तीसरा है रसाकर्षण और चौथा है परासरण। तो इसमें जो आंसर इसका रहेगा वो रहेगा आपका रसारोहण क्रिया के द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण जो है पत्तियों तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन हमारा है अग्नाशय करेगा, बी यकृत करेगा, सी आमाशय करेगा या वृक्क करेगा। ठीक है, तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन आपका कौन करता है, वो करता है यकृत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यकृत आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी घर बैठे ऑनलाइन थोड़ी सी करते रहें। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न है इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग आंसर के हैं वो भी आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डीपली पढ़ेंगे तो बहुविकल्पी में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। फिलहाल तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।